अच्छा जी, फाइलिंग की डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हमें देखना है कि फाइल्स की ज़रूरत क्यों पेश आती है। अभी तक हमने जितने भी प्रोग्राम्स आपने इस कोर्स में लिखे हैं, आपका प्रोग्राम चलता है, उसके अंदर कुछ वेरिएबल्स बनते हैं और उन वेरिएबल्स में आप कुछ मैनिपुलेशन करते हैं, कुछ इनपुट करते हैं, कुछ आउटपुट करते हैं, प्रोग्राम टर्मिनेट हो जाता है। अब वेरिएबल कहाँ बनते हैं? वेरिएबल्स आर क्रिएटेड इन मेमोरी। तो वेरिएबल्स, कोई भी वेरिएबल आपका बनता है मेमोरी में, इसको रैम कहते हैं। रैम के अंदर ही आप उसको मैनिपुलेट करते हैं, इनपुट लेते हैं उसके अंदर, उसको प्रोसेस करते हैं, उसकी वैल्यू को चेंज करते हैं, उसको आउटपुट करते हैं। जब प्रोग्राम खत्म होता है तो रैम के कंटेंट्स डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। अब छोटे प्रोग्राम्स के लिए तो ये ठीक है, लेकिन जैसे जैसे प्रोग्राम बड़े होते जाएंगे तो वी वुड वांट के प्रोग्राम के एक रन से डेटा दूसरे रन के अंदर भी हमें अवेलेबल रहे। यानी कि पहली बार जब मैंने लेट्स सपोज प्रोग्राम चलाया है, मैंने कोई डेटा उसमें सेव किया है, लेट्स सपोज के स्टूडेंट रिकॉर्ड मैनेजमेंट सिस्टम मैं बना रहा हूँ। मैंने कुछ स्टूडेंट्स का डेटा, लेट्स सपोज 40 स्टूडेंट्स का डेटा उसके अंदर राइट कर दिया। उसके बाद मैं प्रोग्राम को क्लोज करता हूँ। अब अगली बार जब मैं प्रोग्राम चलाऊँगा, अगर मैंने रैम के अंदर ही सारा काम किया होगा तो मेरे पास कोई भी स्टूडेंट का रिकॉर्ड नहीं होगा व्हेन द सेकंड टाइम व्हेन आई रन द प्रोग्राम। आई वांट कि जो पहली दफ़ा मैंने 40 स्टूडेंट्स का डेटा उसके अंदर सेव किया है, वो डेटा मैं हार्ड डिस्क के ऊपर, सेकेंडरी स्टोरेज के ऊपर, परमानेंट स्टोरेज के ऊपर सेव कर दूँ, और अगली बार जब मैं आऊँ तो वो 40 स्टूडेंट्स का डेटा वहीं से रीड करूँ और उसके अंदर मज़ीद लेट्स सपोज 15 स्टूडेंट्स का डेटा ऐड कर दूँ। अब यहाँ पे ये चीज़ तभी मुमकिन है अगर मैं रैम के अंदर ही काम कर रहा हूँ। तो मुझे पहली बार 40 स्टूडेंट्स का डेटा एंटर किया, कुछ काम किया, प्रोग्राम बंद हो गया, लेट्स सपोज लाइट चली गई, डेटा सेव नहीं किया। अगली बार मैं आऊँगा तो मुझे वो 40 स्टूडेंट्स का डेटा दोबारा से एंटर करना पड़ेगा, प्लस मज़ीद आने वाले स्टूडेंट्स का डेटा एंटर करना पड़ेगा। आई वांट कि 40 स्टूडेंट्स का डेटा एक बार एंटर कर दूँ, वो डेटा रैम से हार्ड डिस्क में जाके सेव हो जाए। तो और अगली बार जब मैं प्रोफाइल रीड करूँ, प्रोग्राम चलाऊँ, तो वो 40 स्टूडेंट्स का डेटा फाइल से पढ़ ले और मैं 15 स्टूडेंट्स मज़ीद डेटा दूंगा। टोटल 55 स्टूडेंट्स का डेटा फिर इवेंचुअली हार्ड डिस्क में चला जाएगा, और अगली बार मैं उस डेटा को रीड करके उसके अंदर मज़ीद मैनिपुलेशन ऑन द नेक्स्ट टाइम मैं कर सकता हूँ। ये तभी मुमकिन है अगर मेरे पास कोई तरीका हो अपने रैम में स्टोर की गई वैल्यूज़ को स्टोर करने का ऑन टू हार्ड डिस्क। तो यहाँ पे मैं ये जो प्रोसेस है कि रैम में स्टोर किए गए वेरिएबल्स को, उनकी वैल्यूज़ को सेव करना चाह रहा हूँ हार्ड डिस्क के ऊपर इन द फॉर्म ऑफ अ फाइल। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड राइटिंग डेटा टू अ फाइल। कि मैं डेटा राइट कर रहा हूँ फाइल के अंदर, जब मैं वेरिएबल से डेटा फाइल के अंदर डिस्क के ऊपर स्टोर कर रहा हूँ। एज यू नो रैम इज़ वॉलेटाइल। जब पावर ऑफ होती है आपके कंप्यूटर की लेटफोर्स, तो रैम के अंदर से जितने भी कंटेंट्स हैं वो इरेज हो जाते हैं। आई वांट टू स्टोर दोज वेरिएबल देयर वैल्यूज ऑन टू हार्ड डिस्क इन अ फाइल, and this process is called writing data. And for the next time when I will read data from the file into the variables in my program, this process is called reading data from a file. कि मैं डेटा फाइल से रीड करके अपने प्रोग्राम में वेरिएबल्स के अंदर उसको स्टोर कर। तो दिस प्रोसेस व्हेन आई विल move data from my variables in my program to the file on my hard disk is called writing, and the reverse process where I will read the file and read it into variables in my program. In other words, I am reading data from hard disk which contains my file into the variables which are made in RAM. तो रैम से हार्ड डिस्क वाले जो फ्लो है डेटा का उसको राइटिंग डेटा कहते हैं, और जो हार्ड डिस्क से फाइल से डेटा आप उठा के रैम में अपने वेरिएबल्स के अंदर सेव करेंगे उसको रीडिंग का प्रोसेस कहा जाता है। यहाँ पे सेक्शन 5.11 में उसने यही प्रोसेस यहाँ पे एक्सप्लेन किया कि जब आप राइट कर रहे होते हैं डेटा को या आउटपुट कर रहे होते हैं डेटा को, राइटिंग को आउटपुटिंग डेटा टू अ फाइल भी कहते हैं, और रीडिंग को
इनपुट करना भी कहते हैं, फाइल से आप इनपुट कर रहे हैं। तो यही प्रोसेस ने यहाँ पे एक्सप्लेन किया है। विजुअली अगर देखें तो राइटिंग डेटा टू अ फाइल का क्या मतलब है कि ये वेरिएबल आपके पास पे रेट का एक वेरिएबल है अपने प्रोग्राम में, एम्प्लॉय आईडी का एक वेरिएबल है, एम्प्लॉय नेम का एक वेरिएबल है, स्ट्रिंग है लेट्स सपोज, और इसको डेटा को आप डिस्क के ऊपर, हार्ड डिस्क के ऊपर सेव करना चाहते हैं। तो इस डायरेक्शन में जब डेटा फ्लो करेगा वेरिएबल से हार्ड डिस्क के ऊपर, रैम से आपकी हार्ड डिस्क से के ऊपर, तो दिस इज कॉल्ड राइटिंग डेटा। रिवर्स प्रोसेस जब आप डिस्क से डेटा रीड करके रैम में वेरिएबल्स के अंदर सेव करेंगे, लुक एट द डायरेक्शन ऑफ द एरोज इन दिस केस, दिस इज कॉल्ड रीडिंग डेटा फ्रॉम द फाइल। दोनों प्रोसेस हम डिस्कस करेंगे। स्टार्टिंग वी विल स्टार्ट विद राइटिंग अ फाइल। उसने स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस बताया है कि फर्स्ट ऑफ ऑल आप ओपन करेंगे फाइल को, उसका सिंटेक्स क्या होगा अभी डिस्कस करते हैं शॉर्टली। फिर प्रोसेस करेंगे, अब डेटा रीड करना है या राइट करना है उसके मुताबिक प्रोसेसिंग होगी, और फिर क्लोज करेंगे फाइल। तो ओपन इज़ फर्स्ट स्टेप, क्लोज इज़ द लास्ट स्टेप, और दरमियान में आप प्रोसेस कर रहे होंगे। अगर रीड करनी है फाइल, राइट करनी है फाइल सॉरी, तो उसको राइट करवा रहे होंगे, उसको कैसे राइट करवाएंगे वो भी देखेंगे हम। और फिर अगर रीड करनी है तो उसको कैसे, उसका सिंटेक्स क्या होगा उसको भी अभी शॉर्टली देखेंगे। So you first of all open a file, then you process that file, that is read or write data, or finally you close the file. दो तरह की मेनली फाइल्स होती हैं जिनमें आप डेटा राइट कर सकते हैं। दो तरह के बेसिकली फॉर्मेट्स हैं, टेक्स्ट फाइल्स हैं और बाइनरी फाइल्स हैं। टेक्स्ट फाइल्स के अंदर डेटा स्टोर होता है आस्की फॉर्मेट के अंदर, कोई भी डेटा टाइप है। यहाँ पे मैंने एक सैम्पल इंटीजर वेरिएबल लिया है, इंटीजर हो, डबल हो, करैक्टर हो, स्ट्रिंग हो, कोई भी आपका वेरिएबल है, कोई भी टाइप है उसकी, वो एट द एंड ऑफ द डे आस्की कोड्स की फॉर्म में सेव होगा। नाउ दिस इज सिमिलर टू योर कीबोर्ड बफर। हमने कीबोर्ड बफर की भी बात की थी। कीबोर्ड बफर में भी अगर नंबर पड़ा होगा तो ये नंबर 56 नहीं पड़ा होगा, बल्कि 5 अलहदा करैक्टर के तौर पे पड़ा होगा और 6 अलहदा करैक्टर के तौर पे पड़ा होगा। तो करैक्टर्स की फॉर्म में, और करैक्टर्स भी इवेंचुअली जाहिर है आस्की कोड की फॉर्म में पड़े होते हैं। तो वही कॉन्सेप्ट है टेक्स्ट फाइल के अंदर डेटा स्टोरेज का, कि डेटा इज स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ आस्की कोड्स। बाइनरी फाइल में ऑन द अदर हैंड डेटा उसी तरह स्टोर हुआ होता है जिस तरह वो मेमोरी में स्टोर किया जाता है। एग्जांपल के थ्रू इसको डिफरेंस को अंडरस्टैंड करने की कोशिश करते हैं कि लेट्स सपोज कि आपके पास एक वेरिएबल है आपके प्रोग्राम में नम, इसको आप 56 इसके अंदर सेव कर रहे हैं, इनिशियलाइज कर रहे हैं। अब अगर इस नम को मैं एक टेक्स्ट फाइल के अंदर सेव करूँगा, आपसे डिस्क के ऊपर सेव करूँगा, हार्ड डिस्क के ऊपर सेव करूँगा, तो मेमोरी में ये नम वेरिएबल कितनी जगह ले रहा है? हमें पता है कि इंटीजर वेरिएबल का साइज 4 बाइट होता है, तो मेमोरी में ये 4 बाइट ले रहा होगा। लेकिन डिस्क के ऊपर, हार्ड डिस्क के ऊपर जब मैं फाइल के अंदर इसे सेव करूँगा तो इट विल टेक ओनली 2 बाइट्स। वाई? बिकॉज देयर आर 2 डिजिट्स इन माई कैरेक्टर 5 and 6. So since this is a 2-digit integer, so memory में it will take in a text file it will take 2 bytes. अगर मेरे पास नंबर होता 567 तो it will take 3 bytes when I store it into a text file. Similarly अगर मैं कोई बड़ा नंबर सेव कर रहा हूँ, यहाँ पे 6 डिजिट का नंबर है, तो it will take 6 bytes in a text file. On the other hand, if you talk about a binary file, in a binary file, this variable num will always take 4 bytes. चाहे यहाँ पे 56 पड़ा हुआ है, चाहे यहाँ पे 5 पड़ा हुआ है, चाहे यहाँ पे 0 पड़ा हुआ है, चाहे यहाँ पे ये वाला बड़ा नंबर पड़ा हुआ है, it will take 4 bytes because num मेमोरी के अंदर 4 बाइट ले रहा है। इट डजेंट मैटर कि उसके अंदर क्या पड़ा हुआ है, 1 डिजिट का नंबर पड़ा है, 6 डिजिट का नंबर पड़ा है या 9 डिजिट नंबर पड़ा है, इट विल टेक 4 बाइट्स इन मेमोरी। तो मेमोरी में वो जितनी जगह लेगा वो उतनी ही बाइनरी फाइल के अंदर भी लेगा, दैट इज 4 बाइट्स। जबकि यहाँ पे अगर मेरा डिजिट छोटा है, 1 डिजिट है, तो इट विल टेक 1 बाइट इन मेमोरी। अगर मेरा मेरा नंबर 2 डिजिट पे मुश्किल मिल रहा है तो इट विल टेक 2 बाइट्स। जबकि यहाँ पे कोई डिफरेंस नहीं है, आपका डिजिट्स के ऊपर डिपेंड नहीं कर रहा, उसके डेटा टाइप के साइज पे डिपेंड कर रहा है कि उसने कितनी मेमोरी कंज्यूम करनी है। तो दिस इज हाउ डेटा इज स्टोर्ड इन अ बाइनरी फाइल एंड दिस इज हाउ डेटा इज स्टोर्ड इन अ टेक्स्ट फाइल। Initially we are going to talk about, in this course we are going to talk about text files only. So अब जो हमारी डिस्कशन होने जा रही है वो टेक्स्ट फाइल से मुतालिक है, जिसके अंदर डेटा जैसा कि हमने यहाँ पे देखा आस्की फॉर्मेट में, आस्की कोड्स की शक्ल में स्टोर हुआ होगा। एंड लेटर ऑन इन द कोर्स वी विल टॉक अबाउट बाइनरी फाइल्स एंड सी कि उसके अंदर डेटा कैसे स्टोर होता है और कैसे उसमें से डेटा रीड करना है और कैसे राइट करना है। सो फाइलिंग की एग्जाम्पल देखते हैं। लेट्स सपोज कि आपके पास ये छोटा सा प्रोग्राम है, इसमें आपने 4 वेरिएबल बनाए हैं। एक इंटीजर टाइप का वेरिएबल नम,
ATS में सेव किया है, डबल टाइप का वेरिएबल है, उसमें ये वैल्यू सेव की है, कैरेक्टर टाइप का वेरिएबल है, और एक स्ट्रिंग टाइप का वेरिएबल भी हमने यहाँ पे बना लिया है, इसमें मैंने एक स्ट्रिंग सेव कर ली है। अब मैं चाहता हूँ इन चारों वेरिएबल्स का डेटा मैं एक फाइल में सेव करवाऊँ डिस्क के ऊपर, सो दैट कि अगली बार जब मैं प्रोग्राम चलाऊँ या किसी और को अगर मैं डेटा भेजना है तो मैं वो फाइल उस फाइल के थ्रू वो डेटा ट्रांसफ़र कर सकता हूँ। सो फर्स्ट ऑफ ऑल मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे फाइलिंग के लिए आपको सबसे पहले हेडर फाइल इंक्लूड करनी पड़ेगी। यहाँ पे IOStream की हेडर फाइल ऑलरेडी इंक्लूडेड है, तो फाइलिंग अगर आप करना चाह रहे हैं, फाइल हैंडलिंग अगर आप करना चाह रहे हैं तो उसके लिए आपको FStream की हेडर फाइल इंक्लूड भी करनी पड़ेगी साथ में। IOStream आपको याद होगा कि सीन सी आउट के लिए यूज़ होता है, अगर फाइल हैंडलिंग करनी है तो उसके लिए आपको FStream हेडर फाइल इंक्लूड करनी पड़ेगी। इट इज़ शॉर्ट फॉर फाइल स्ट्रीम। उसके बाद अब मैं इन तमाम वेरिएबल्स का डेटा फाइल में राइट करवाना चाहता हूँ, मतलब आउटपुट करवाना चाहता हूँ। कहाँ से? अपने प्रोग्राम के वेरिएबल से हार्ड डिस्क के ऊपर, एक फाइल के ऊपर जो कि हार्ड डिस्क के ऊपर सेव्ड होगी। तो मैं क्या करवाना चाह रहा हूँ, मैं बेसिकली इस वक्त फाइलिंग के अंदर आउटपुट का प्रोसेस करना चाह रहा हूँ कि डेटा इन वेरिएबल से डिस्क के ऊपर एक फाइल के अंदर चला जाए। तो दो तरह के टाइप्स यहाँ पे एग्जिस्ट करती हैं FStream के अंदर। ऑफ स्ट्रीम टाइप आप यूज़ करेंगे जब आप डेटा आउटपुट करवाना चाह रहे हैं, और इफ स्ट्रीम टाइप आप यूज़ करेंगे जब आप डेटा इनपुट करवाना चाह रहे हैं। तो अगर आप फाइल में डेटा राइट करवाना चाह रहे हैं, दैट इज़ आउटपुट करवाना चाह रहे हैं, तो आप ऑफ स्ट्रीम टाइप इस्तेमाल करेंगे। अगर इनपुट लेना चाह रहे हैं फाइल से, जो कि लेटर ऑन हम देखेंगे, उसके लिए आप इस स्ट्रीम डेटा टाइप का यूज़ करेंगे। एंड ये दोनों टाइप्स डिफाइंड है FStream की हेडर फाइल में। तो अगर हमें ये इस्तेमाल करनी है, फाइलिंग करनी है, तो हमें FStream हेडर फाइल इंक्लूड करनी पड़ेगी अपने प्रोग्राम के अंदर। तो सिंस मैं डेटा राइट करवाना चाह रहा हूँ, ये चार वेरिएबल्स का डेटा डिस्क के ऊपर फाइल में राइट करवाना चाह रहा हूँ, तो आई विल यूज़ ऑफ स्ट्रीम टाइप वेरिएबल। अब यहाँ पे आप कोई भी नाम दे सकते हैं, ABC A, वेरिएबल का जिस तरह नाम देते हैं उस तरह दे सकते हैं। बट टिपिकली इस तरह के वेरिएबल को नाम दिया जाता है fout। नाउ दिस इज सिमिलर टू cout। cout के थ्रू आप डेटा आउटपुट करवाते हैं स्क्रीन पे। अब हमने काम वही करना है, आउटपुट ही करना है, लेकिन डेटा राइट करवाना है हमने फाइल में, स्क्रीन पे नहीं डिस्प्ले करवाना। तो मैं यहाँ पे fout यूज़ कर लूँगा। अगेन इट इज़ माई चॉइस कि मैं क्या नाम रखता हूँ। तो जैसे मैंने पहले कहा ABC भी रख सकते हैं, कुछ भी रख सकते हैं, और कुछ जगह पे इसका नाम आपको आउटपुट फाइल भी लिखा हुआ नजर आएगा। तो गिव इट एनी मीनिंगफुल नेम। हम टिपिकली fout यूज़ करें। उसके बाद अब आपको पहला स्टेप में जो किताब में भी उसने बताया है कि इन द फर्स्ट स्टेप यू नीड टू ओपन द फाइल। तो सबसे पहले आपको फाइल ओपन करनी है। अब फाइल ओपन कैसे होगी? fout.open, और आगे पेरेंथेसिस में आप देंगे फाइल का नाम डबल कोट्स के अंदर, जिस भी नाम की फाइल आप बनाना चाह रहे हैं। अगेन ये आपकी चॉइस है किस भी नाम की बनाना चाहते हैं। सो मैं यहाँ पे इसको नाम दे देता हूँ output.txt कि टेक्स्ट फाइल एक बना दे output.txt। और ये कहाँ बनाएगा? ये करंट डायरेक्टरी में बनाएगा, जहाँ पे मैं इस ये प्रोजेक्ट मैंने बनाया है फाइल हैंडलिंग के नाम से। जहाँ पे इस प्रोजेक्ट की सोर्स कोड वाली ये main.cpp फाइल पड़ी होगी, उसी डायरेक्टरी में output.txt नाम की एक फाइल बना देगा, अगर वहाँ पे बना सके से क्या मतलब हो सकता है कि आपके प्रोग्राम को उस डायरेक्टरी में, जिस डायरेक्टरी में आप फाइल क्रिएट करने की कोशिश कर रहे हैं, वहाँ पे परमिशन ही ना हो फाइल क्रिएट करने की, तो इन दैट केस वो फाइल नहीं क्रिएट कर पाएगा। तो इट इज़ ऑलवेज बेटर टू चेक whether fout was successful in making this file, creating this file on the disk or not। उसके लिए आप सिंपली क्या चेक करेंगे? आप fout की ट्रूथ वैल्यू को चेक करेंगे। इफ़ fout का क्या मतलब, हमने बात की थी C++ में हर एक्सप्रेशन की एक ट्रूथ वैल्यू होती है। तो अगर जो ऑपरेशन सक्सेसफुल था, fout ने सक्सेसफुली फाइल डिस्क पे बना दी है, तो fout का स्टेटस इस वक्त ट्रू होगा। अगर ये ऑपरेशन अनसक्सेसफुल था तो fout का स्टेटस इस वक्त फॉल्स होगा। तो हम चेक करना चाह रहे हैं कि अगर फाइल सक्सेसफुली ओपन हो गई है, अगर नहीं हुई ओपन तो एक एरर मैसेज स्क्रीन पे प्रिंट कर दो। तो उसको आप कैसे चेक करेंगे? वो नॉट fout करके चेक करेंगे। तो अगर फाइल ओपन नहीं हुई तो fout का स्टेटस फॉल्स होगा, और
नॉट उसे ट्रू कर देगा, वो कंडीशन ट्रू हो जाएगी और आप इस इफ़ के ब्लॉक में आ जाएंगे। एल्स में आप कब जाएंगे, अगर फाइल वाज सक्सेसफुली ओपन। सो ये वाली कंडीशन किस केस को चेक कर रही है, चेक इफ फाइल वाज नॉट ओपनड सक्सेसफुली। अगर फाइल सक्सेसफुली ओपन नहीं हुई तो तब यहाँ पे आएगा। तो तब हम क्या करेंगे, तब हम सिंपली स्क्रीन पे एक एरर मैसेज प्रिंट कर देंगे कि फाइल कुड नॉट बी क्रिएटेड। फाइल हम क्रिएट नहीं कर पाए, अदरवाइज एल्स के ब्लॉक में आके आप उस फाइल में आप डेटा राइट करना शुरू कर सकते हैं, स्टार्ट कर सकते हैं। तो दिस इज द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ स्ट्रीम। एफ आउट वेरिएबल बना लिया, एफ आउट के थ्रू फिर ओपन कर लिया, यहाँ पे जो भी नाम देना है फाइल का, जिस भी नाम की फाइल आप क्रिएट करना चाह रहे हैं, फिर चेक कर लिया अगर एफ आउट का स्टेटस फॉल्स है यानी कि नॉट एफ आउट ट्रू है तो ये वाला मैसेज डिस्प्ले कर दो, अदरवाइज एल्स ब्लॉक में आओ। अगर फाइल सक्सेसफुली ओपन हो गई है तो एल्स ब्लॉक में आओ और उसके अंदर डेटा राइट करवाओ। अच्छा जी, डेटा अब हमने क्या राइट करवाना है, मेरे पास ये 4 वेरिएबल्स हैं, नम, वैल, सी एच और एस टी आर। इन वेरिएबल्स को आप स्क्रीन पे कैसे प्रिंट करवाएं, आप करेंगे सी आउट नम, सी आउट वैल, सी आउट सी एच और सी आउट जो भी स्ट्रिंग टाइप का वेरिएबल है एस टी आर। वो आप चाहेंगे कि आउटपुट के अंदर ये सारे एक दूसरे के साथ जुड़ के डिस्प्ले हो जाएंगे, तो यू वांट के इसके बाद एक हैंडल प्रिंट करते हैं ताकि वो लेदर लाइन पे डिस्प्ले होते हुए दिखाए। ये हम तब कर रहे हैं जब हम स्क्रीन पे डेटा डिस्प्ले करना चाहते हैं, तो इसके लिए हम ये वाला मेथड यूज़ करेंगे। अगेन स्ट्रिंग चूँकि हम यूज़ कर रहे हैं तो उसके लिए स्ट्रिंग की हेडर फाइल भी इंक्लूड करनी पड़ेगी। सो नाम को डिस्प्ले कर दो, वैल को डिस्प्ले कर दो, सी एच को डिस्प्ले कर दो, एस टी आर को डिस्प्ले कर दो। कहाँ डिस्प्ले कर दो, स्क्रीन पे डिस्प्ले कर दो। हम नहीं चाहते कि स्क्रीन पे डिस्प्ले करें। इस प्रोग्राम को एक बार चला के भी वैसे देख लेते हैं कि स्क्रीन पे चारों वेरिएबल डिस्प्ले हो जाएंगे, 82.54 बी और फाइल हैंडलिंग इन C++, जो भी उनके कॉन्टेंट्स हैं। अब मैं चाहता हूँ ये वेरिएबल स्क्रीन पे ना डिस्प्ले हो बल्कि फाइल में जाएं, तो उसके लिए सिंपल चेंज करनी है। मेरे फाइल का जो हैंडल है, दिस इज कॉल्ड एफ आउट इज कॉल्ड फाइल हैंडल, और ओपन के थ्रू मैंने उस फाइल हैंडल के थ्रू एफ आउट जो फाइल हैंडल का नाम है उसके थ्रू मैंने output.txt के साथ उसे एसोसिएट कर दिया है, output.txt उसके थ्रू ओपन कर दी है। अब मैं चाहता हूँ ये डेटा स्क्रीन पे जाने की बजाय फाइल में जाए, तो यहाँ पे मैं सी आउट की जगह एफ आउट लिख दूँगा, या जो भी इस वेरिएबल का नाम होगा वो लिख दूँगा। तो एफ आउट नाम मतलब ये डेटा नाम की वैल्यू स्क्रीन पे नहीं डिस्प्ले होगी, रहता फाइल में जाके सेव हो जाएगी। सिमिलरली वैल की वैल्यू भी स्क्रीन पे नहीं डिस्प्ले होगी, फाइल में चली जाएगी, एंड सो ऑन, इसकी भी और इसकी भी। डेटा फाइल में सेव हो गया, तो लास्ट स्टेप, 3 स्टेप जो किताब ने एक्सप्लेन किए कि आपको डेटा फाइल को ओपन करना है, फाइल को प्रोसेस करना है, और प्रोसेसिंग हमने कर ली है, डेटा राइट कर लिया, और फाइनली वी नीड टू क्लोज द फाइल। फाइल को क्लोज कैसे करेंगे, एफ आउट डॉट क्लोज, उसके कोई पैरामीटर्स नहीं है, सिंपल पेयर ऑफ पेरेंथेसिस, एम्प्टी पेयर ऑफ पेरेंथेसिस और सेमीकोलन। तो दैट कंप्लीट्स योर फर्स्ट फाइल हैंडलिंग प्रोग्राम। इसके अंदर मैंने फाइल फर्स्ट ऑफ ऑल ओपन की, चेक किया, फाइल अगर नहीं ओपन हुई तो एरर मैसेज डिस्प्ले किया, अदरवाइज अगर फाइल सक्सेसफुली ओपन हो गई है तो डेटा उसमें राइट करवाया और फाइल को इवेंचुअली क्लोज कर दिया। और क्लोज भी जाहिर है आप तभी करेंगे अगर फाइल के अंदर डेटा सक्सेसफुली राइट हुआ है, तो वो भी इस एल्स पार्ट के अंदर आएगा, ब्रेसिस के अंदर आएगा, एफ आउट डॉट क्लोज। अब इसे चलाते हैं, एग्जीक्यूट किया और प्रोग्राम टर्मिनेट कर गया। मैंने स्क्रीन पे चूँकि कुछ डिस्प्ले नहीं करवाया था, इसलिए स्क्रीन पे कोई मैसेज डिस्प्ले होता हुआ दिखाई नहीं दिया। अब फाइल कहाँ बनी होगी, अब मैं जा रहा हूँ उस फोल्डर में जो मेरे प्रोजेक्ट का फोल्डर है, फाइल हैंडलिंग का फोल्डर है, और इसके अंदर जहाँ पे ये main.cpp पड़ी है, यहाँ पे मैं ये कोड लिख रहा हूँ main.cpp के अंदर, उसी डायरेक्टरी में एक output.txt नामी फाइल क्रिएट हो गई है। जो फाइल का नाम मैंने यहाँ पे दिया था वो यहाँ पे क्रिएट हो गई है। इसको अगर खोलें यहाँ पे, तो ये फाइल के कॉन्टेंट्स हैं, वही 4 वैल्यूज़ जो कि मैंने स्क्रीन पे भी पहले डिस्प्ले करवाई थी, वेरिएबल्स के अंदर पड़ी हुई थी, 82.54 बी फाइल हैंडलिंग इन C++, वो इस फाइल के अंदर पड़ी हुई।
तो वही सारी आउटपुट जो आप स्क्रीन पे पहले डिस्प्ले कर रहे थे, अब आप इसी मेथड के थ्रू फाइल के अंदर भी आउटपुट करवा सकते हैं। तो मेथड इज ऑलमोस्ट सिमिलर। जो सारे काम आप पहले सी आउट के थ्रू करते थे, अब वो सारे काम आप एफ आउट के थ्रू कर सकते हैं, या जो भी आपने फाइल हैंडल का नाम चूज़ किया है उसके थ्रू कर सकते हैं। वंस अगेन, फर्स्ट ऑफ ऑल यू डिक्लेयर द वेरिएबल, देन यू ओपन अ फाइल विद दैट वेरिएबल, और उसके बाद चेक करते हैं फाइल अगर नहीं ओपन हुई तो एरर मैसेज डिस्प्ले करते हैं। एल्स फाइल सक्सेसफुली ओपन हो गई है तो राइट ऑल द डेटा इनटू दैट फाइल एंड फाइनली क्लोज दैट फाइल, और आपको अपनी डायरेक्टरी में वो फाइल नज़र आ जाएगी और उसके कंटेंट्स भी आप डबल क्लिक करके ओपन करके देख सकते हैं। अब फाइल की एक्सटेंशन यहाँ पे मैटर नहीं करती। एक्सटेंशन आप कुछ भी रखना चाहें रख सकते हैं। TXT इसलिए रखी है, टिपिकल टेक्स्ट फाइलों की एक्सटेंशन TXT रखी जाती है सो दैट के विंडोज़ के ऊपर आप उसे डबल क्लिक करके डायरेक्टली ओपन कर सकें और नोटपैड के अंदर उसके कंटेंट्स को व्यू कर सकें। अब कोई और एक्सटेंशन रखते हैं या एक्सटेंशन नहीं रखते तो आप उसको ओपन विद करके व्यू कर सकते हैं नोटपैड के अंदर, बट डायरेक्टली आप चाहेंगे कि डबल क्लिक करके ओपन हो जाए तो उसके लिए .txt एक्सटेंशन रखना पड़ेगी। सो दैट्स हाउ यू क्रिएट अ टेक्स्ट फाइल फॉर राइटिंग डेटा। ये डेटा आप राइट कर रहे हैं, अपने प्रोग्राम के वेरिएबल से डेटा राइट करवा रहे हैं इनटू द फाइल विच इज स्टोर्ड ऑन योर हार्ड डिस्क। अच्छा, इसकी अब वेरिएशंस क्या हो सकती हैं? आप कहते हैं कि फाइल मैंने अपनी डायरेक्टरी में क्रिएट करनी है, किसी और जगह क्रिएट करनी है, तो वो पूरा पाथ यहाँ पे स्पेसिफाई कर सकते हैं। लेट्स सपोज कि आप कहते हैं कि E:\E डायरेक्टरी के अंदर एक PF की डायरेक्टरी है, उसके अंदर जाके output.txt फाइल क्रिएट करो। अब एक चीज़ का ख्याल रखना होगा यहाँ पे, जब वो पाथ के अंदर बैकस्लैश लिख रहे हैं तो हमने स्केप सीक्वेंसेस के वक्त भी इसकी बात की थी कि एक बैकस्लैश के लिए आपको बैकस्लैश 2 दफ़ा लिखना पड़ेगा। तो अगर पाथ आपका ये है तो इसके अंदर इसको डबल बैकस्लैश करें और इसको भी डबल बैकस्लैश करें, तो अब ये डायरेक्टरी E के अंदर PF के फोल्डर के अंदर output.txt की फाइल क्रिएट कर देगा। सिमिलरली आप कहीं पे भी जाके फाइल्स क्रिएट करवा सकते हैं, तो अपनी मर्जी का पाथ यहाँ पे पूरा स्पेसिफाई कर सकते हैं। बस एक चीज़ का ख्याल रखना है कि बैकस्लैश जब आप पाथ के अंदर लिख रहे हो तो उसको डबल बैकस्लैश करके लिखना है, एक बैकस्लैश नहीं लिखना बल्कि डबल बैकस्लैश करके लिखना है। किताब की अगर बात करें, इसने यही सिंटेक्स यहाँ पे बताया है, इसने इनपुट के लिए बताया है, अभी हम शॉर्टली बात करेंगे, ये आउटपुट के लिए बताया है। तो ऑफस्ट्रीम का वेरिएबल बनाया आउटपुट फाइल डॉट ओपन के थ्रू आगे डबल कोट्स में नाम लिख दिया फाइल का। अगर पाथ स्पेसिफाई करना चाह रहे हैं तो पूरा पाथ वंस अगेन नोट के यहाँ पे उसने डबल बैकस्लैश यूज़ किया है पाथ को सेपरेट करने के लिए, डायरेक्टरीज और फाइल्स वगैरह को सेपरेट करने के लिए। और फाइनली क्लोज अ फाइल, क्लोज का भी हमने सिंटेक्स यहाँ पे देख लिया। वो जो भी वेरिएबल आपने क्रिएट किया होगा डॉट क्लोज करके एम्प्टी पेयर ऑफ पेरेंथेसिस करेंगे तो वो फाइल क्लोज हो जाएगी। क्लोज करने से एक्चुअली वो फाइल डिस्क के ऊपर स्टोर हो जाएगी, सेव हो जाएगी। ये एग्जांपल उसने दिए किताब के अंदर। इस एग्जांपल में आप देख सकते हैं कि उसने एक फाइल डेमो फाइल .txt के नाम से बनाई है, डेटा राइट कर रहा है, स्ट्रिंग्स उसने सिंपली राइट की हैं, मुख्तलिफ म्यूजिशियंस के नाम हैं वो राइट कर रहा है, और उसके बाद उसने फाइल ओपन करके दिखाई है कि हाँ जी फाइल में जो मैंने 4 नाम सेव किए थे वो यहाँ पे दिखाई मुझे दे रहे हैं नोटपैड में जब उसने फाइल ओपन की। यहाँ पे भी वही काम कर रहा है, लेकिन नोट करेंगे यहाँ पे एंडल नहीं कर रहा, तो फाइल के अंदर तमाम चीज़ें कंसेक्टिव चली जाएंगी और फाइल जो नज़र आएगी वो इस तरह नज़र आएगी। जाहिर है यू वुड वांट के वो स्पेस से, टैब से या न्यू लाइन से सेपरेट होकर डिस्प्ले हों, तो आपको एंडल वगैरह यूज़ करना पड़ेगा, जिसने यहाँ पे बैकस्लैश एन यूज़ किया है, यहाँ पे जो नहीं यूज़ किया था, जिसकी वजह से जम्बल्ड अप होकर सारे नाम डिस्प्ले हो गए। यूज़र से इनपुट लेने की यहाँ पे बात कर रहा है, numbers.txt बनाया, एक फाइल बनाई है, यूज़र से एक नंबर लेता है, दूसरा नंबर लेता है, तीसरा नंबर लेता है, 3 वेरिएबल में सेव कर लेता है और इन तीनों को फाइल के अंदर राइट करवा देता है। वेरी सिंपल। तो 100, 200, 300 लिए और वो फाइल के अंदर जाके इस फॉर्मेट में सेव हो गए। तो किसी भी फॉर्मेट का डेटा है, जिस तरह आप उसे स्क्रीन के ऊपर डिस्प्ले करवाते हैं उसी तरह से बिल्कुल अब फाइल के अंदर भी राइट करवा सकते हैं। यहाँ पे सिर्फ सी आउट की जगह फाइल के हैंडल का नाम आ जाएगा, जो कि यहाँ पे आउटपुट फाइल है, हमारी वाली एग्जांपल में एफ आउट था। तो इट्स रियली वेरी सिंपल। एक और एग्जांपल,
आउटपुट फाइल डॉट ओपन फ्रेंड्स डॉट टी एक्स टी, आउटपुट फाइल के ऑफस्ट्रीम टाइप का एक वेरिएबल है, फ्रेंड्स डॉट टी एक्स टी की फाइल बनाएगा। 3 नाम, अब 3 स्ट्रिंग्स ले रहा है, पहले उसने 3 इंटीजर लिए थे, अब 3 स्ट्रिंग्स लेके उसकी एग्जांपल इलस्ट्रेट की है। 3 नाम लिए यूज़र से और तीनों को फाइल के अंदर सेव कर दिया। तो इन तमाम प्रोग्राम्स को एक एक बार लिख के या इनकी वेरिएशन मुख्तलिफ खुद से ट्राई कर लीजिएगा, ज़्यादा कुछ नहीं है इसके अंदर। अच्छा जी, नेक्स्ट स्टेप इज रीडिंग डेटा फ्रॉम अ फाइल, क्या फाइल में से डेटा कैसे रीड करेंगे। अच्छा, डेटा रीड करने के लिए लेट अस गो बैक टू आवर डायरेक्टरी और यहाँ पे लेट्स सपोज मैं एक फ़ाइल क्रिएट कर देता हूँ, या लेट्स सपोज यही फाइल जो हमने अभी बनाई है इसको ओपन कर लेंगे हम। इसका नाम क्या है, इसका नाम नोट कर लें, आउटपुट डॉट टी एक्स टी है इसका नाम। इसके अंदर 4 चीज़ें पड़ी हुई हैं। पहली लाइन पे एक इंटीजर पड़ा है, फिर दूसरी लाइन पे एक डबल टाइप का वैल्यू पड़ी है, फिर एक करैक्टर पड़ा है और फिर एक स्ट्रिंग पड़ी है। अब यहाँ पे फाइल में इनपुट फाइल से इनपुट लेने के लिए आपको क्या चेंजेस करनी पड़ेंगी। दैट इज फर्स्टली कमेंट आउट दिस पोर्शन ऑफ द कोड। अब मेरे पास वो फाइल ऑलरेडी बनी हुई है जिसके ऊपर स्टोर्ड है, इसको भी कमेंट आउट कर लेते हैं। अब मैं इसे रीड करना चाहता हूँ, तो रीड करने के लिए जैसे कि हमने यहाँ पे डिस्कस किया था, आउटपुट करने के लिए आपने ऑफस्ट्रीम टाइप का वेरिएबल यूज़ किया है। अगर फाइल से इनपुट लेनी है तो उसके लिए इफ स्ट्रीम टाइप का इनपुट फाइल स्ट्रीम, ऑफस्ट्रीम इज आउटपुट फाइल स्ट्रीम एंड इफ स्ट्रीम इज इनपुट फाइल स्ट्रीम, उस टाइप का एक वेरिएबल यहाँ पे बनाएंगे। नाम अगेन कोई भी दे सकते हैं, बट सिंस हम सी इन की तरह का काम करने जा रहे हैं तो इसको मैं एफ इन का नाम दे देता हूँ। एफ इन के थ्रू ओपन करनी है कौन सी फाइल, अभी जो आउटपुट डॉट टी एक्स टी फाइल हमने क्रिएट की थी जो कि यहाँ पे मौजूद है। इसका नाम लेट्स सपोज चेंज कर लेते हैं, इसका नाम डेटा रख देते हैं, डेटा डॉट टी एक्स टी। तो डेटा डॉट टी एक्स टी को ओपन कर लें, उसी तरह से ओपन करें इस तरह ऊपर एफ आउट के थ्रू ओपन किया था। फिर सिमिलरली चेक कर लें इफ़ नॉट एफ इन, अगर फाइल सक्सेसफुली ओपन नहीं हो पाई, हो सकता है आपको परमिशन ना हो या उस फाइल को ओपन करने की, तो फाइल नहीं ओपन होगी, एफ इन का स्टेटस फॉल्स हो जाएगा, फॉल्स का नॉट लेंगे ट्रू हो जाएगा। तो यहाँ पे आपको एरर मैसेज प्रिंट कर देंगे, फाइल कुड नॉट बी ओपन या सिंपली फाइल नॉट फाउंड। एल्स मतलब फाइल सक्सेसफुली ओपन हो गई है, तो अब उसमें से डेटा रीड करना शुरू करो। अब फाइल के अंदर क्या कुछ था, फाइल के अंदर 4 चीज़ें थी। फाइल के अंदर ये 4 चीज़ें थी, पहले एक इंटीजर था, फिर एक डबल टाइप का वेरिएबल था, फिर एक कैरेक्टर है और फिर एक स्ट्रिंग है। तो यहाँ पे मैं वेरिएबल्स बना लूँगा। इंटीजर को रीड करने के लिए एक वेरिएबल आई लेट्स सपोज बना लेता हूँ, डबल टाइप के वेरिएबल को रीड करने के लिए डी, कैरेक्टर के लिए सी और स्ट्रिंग के लिए एस नाम का एक वेरिएबल स्ट्रिंग टाइप का बना लेते हैं। तो जिस तरह आप यूज़र से कीबोर्ड बफर से डेटा लेंगे यूज़र से, उसी तरह बिल्कुल आप यहाँ पे डेटा रीड कर सकते हैं। अब यूज़र से डेटा आपने लेना है, इंटीजर वैल्यू लेनी है, तो आप इस तरह की स्टेटमेंट यूज़ करेंगे, सी इन एक्सट्रैक्शन ऑपरेटर आई, सी इन एक्सट्रैक्शन ऑपरेटर डी फॉर डबल, सी इन एक्सट्रैक्शन ऑपरेटर सी फॉर अ कैरेक्टर एंड सी इन एस फॉर अ स्ट्रिंग। अब मैंने यही डेटा अब यूज़र से नहीं लेना, फाइल से लेना है, तो यहाँ पे मैं फाइल के हैंडल का नाम यूज़ करूँगा। फाइल का हैंडल का नाम क्या है, मैंने एफ इन रखा है, तो यहाँ पे मैं एफ इन लिख दूँगा। सिमिलरली यहाँ पे भी, सिमिलरली यहाँ पे भी और यहाँ पे। वंस डेटा हैज बीन रेड, मैं फाइल को क्लोज करता हूँ। डू ऑलवेज रिमेंबर टू ओपन द फाइल प्रॉपरली एंड व्हेन यू हैव रेड द डेटा क्लोज इट प्रॉपरली एट द एंड। अब फाइल क्लोज हो गई है, अब मैं चाहता हूँ ये तमाम डेटा मैं स्क्रीन पे प्रिंट करवा दूँ। तो सी आउट आई एंड सी आउट डी, डबल वैल्यू जो रीड हुई है उसको डिस्प्ले कर दो। सी आउट सी जो करेक्टर वैल्यू रीड हुई है उसको स्क्रीन पे डिस्प्ले कर दो, ताकि मैं देख सकूँ कि वैल्यू सही रीड हुई है या नहीं। और फाइनली स्ट्रिंग को स्क्रीन पे डिस्प्ले कर दो। तो ये हमारी इनपुट फाइल है जिसको हम रीड कर रहे हैं।
लेट्स सी के आउटपुट क्या आती है। अब ये आउटपुट आई है, इसको कंपेयर करें। 80 सही रीड हुआ, 2.54 रीड हुआ, बी रीड हुआ, बट स्ट्रिंग के अंदर प्रॉब्लम आ गया। अब स्ट्रिंग के अंदर प्रॉब्लम इसलिए आया है क्योंकि स्ट्रिंग में स्पेसिस थी, उसने सिर्फ पहली स्पेस तक पढ़ा। और ये हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं कि अगर आप एक्सट्रैक्शन ऑपरेटर के थ्रू स्ट्रिंग को रीड करते हैं, चाहे आप यूज़र से पूछ रहे हैं, सीन के थ्रू रीड कर रहे हैं या फाइल से रीड कर रहे हैं, तो पहली स्पेस तक सिर्फ रीड करेगा। इस प्रॉब्लम का क्या हल है? आपको यहाँ पे गेट लाइन यूज़ करना पड़ेगा। और गेट लाइन का सिंटेक्स क्या होता था, अगर आपको याद हो, गेट लाइन सीन और आगे स्ट्रिंग टाइप का वेरिएबल देते थे। अब यहाँ पे सीन की जगह आप चूँकि फाइल से डेटा रीड कर रहे हैं, यहाँ पे FN लिख देंगे। नाउ लेट अस एग्जीक्यूट। अब ठीक आता है आउटपुट के नहीं आती? अभी भी आउटपुट ठीक नहीं आई। अब उसने एस के लिए कुछ भी डिस्प्ले नहीं करवाया, इनके डेटा कुछ भी उसने यहाँ पे रीड नहीं किया। अब यहाँ पे भी आपको अगर याद हो, एक्सट्रैक्शन ऑपरेटर के बाद आपकी फाइल में जब ये लास्ट डेटा पढ़ लेगा, बी पढ़ लेगा, बी के बाद एक बैकस्लैश n पढ़ा होगा, जैसा कीबोर्ड बफर में पढ़ा होता है उस तरह यहाँ पे भी पढ़ा होगा, तभी अगली आउटपुट अगली लाइन के ऊपर गई थी। यहाँ पे एक बैकस्लैश n है बी के बाद। अब एक्सट्रैक्शन ऑपरेटर ने जब सी को पढ़ लिया तो बैकस्लैश n देख के रुक गया, और जब गेट लाइन का फंक्शन पढ़ने के लिए आया तो उसको ये बैकस्लैश n मिला जो कि बी के फ़ौरन बाद पढ़ा हुआ था। बी के फ़ौरन बाद जो बैकस्लैश n पढ़ा हुआ था वो उसे मिला, और उसने उसी को देख के टर्मिनेट कर दिया, जो कि गेट लाइन का फंक्शन टर्मिनेट करता है जैसे उसे बैकस्लैश n मिलता है रीड करने के लिए। तो इस प्रॉब्लम का सोल्यूशन भी हम डिस्कस कर चुके हैं जब हम यूज़र से इनपुट लेने की बात कर रहे थे कि आप जब भी एक्सट्रैक्शन ऑपरेटर से इनपुट लेते लेते गेट लाइन से इनपुट लेने लगेंगे तो आपको दरमियान में एक इग्नोर करना है। वहाँ पे करते थे सीन डॉट इग्नोर। अब सिमिलरली इग्नोर का फंक्शन fin के साथ भी वैसे ही काम करेगा कि फाइल से एक करेक्टर इग्नोर कर दो। तो ये इग्नोर का फंक्शन बेसिकली इस बैकस्लैश n को जो कि बी के बाद पढ़ा हुआ है उसको इग्नोर कर देगा, और फिर गेट लाइन का फंक्शन एस के अंदर करेक्टली इस पूरी स्ट्रिंग को फाइल हैंडलिंग इन C++ जो लिखा हुआ है उसको करेक्टली रीड करने के काबिल हो जाएगा। लेट अस एग्जीक्यूट दिस कोड वंस अगेन, एंड एज यू कैन सी कि अब वो करेक्टली स्ट्रिंग को भी हैंडल कर रहे हैं। तो वही तमाम रूल्स हैं जो हमने पहले सीन के साथ पढ़े थे कि कब इग्नोर करना है, कब इग्नोर नहीं करना, गेट लाइन का फंक्शन क्यों इस्तेमाल करना है, वो तमाम रूल्स यहाँ पे अब fin के साथ भी, इनपुट फाइल के हैंडल के साथ भी वैसे ही यूज़ किए जाएंगे। सो फाइल की दोनों एग्जांपल हमने डिस्कस कर ली कि फाइल में डेटा राइट कैसे करवाना है, fout का ऑब्जेक्ट वेरिएबल बनाएंगे और उसके बाद उसके मुताबिक डेटा राइट करवाएंगे, और फिर डेटा एग्जिस्टिंग फाइल से रीड कैसे करना है। यहाँ पे भी सिमिलरली आप पाथ देख सकते हैं, पूरा बना बाय डिफ़ॉल्ट वो उस डायरेक्टरी से डेटा को फाइल को रीड करेगा जिस डायरेक्टरी में आपका कोड पड़ा हुआ है, और उसी तरह से ही लॉजिक है जिस तरह सीन के थ्रू डेटा रीड करते हैं। तो इसकी थोड़ी सी प्रैक्टिस कर लेंगे तो यू शुड बी गुड विद दिस। फाइलिंग ज़्यादा मुश्किल चीज़ नहीं है। यहाँ पे उसने किताब में अगर बात करें तो उसने वही friends.txt की फाइल जो कि पिछली एग्जांपल में उसने क्रिएट की है, 3 फ्रेंड्स के नाम उसने यूज़र से लेकर उसमें सेव करवाए थे स्ट्रिंग के तौर पे, उसी को ओपन कर रहे हैं। पहले नेम को ओपन किया, उसको डिस्प्ले किया, पहले नेम को रीड किया, सॉरी उसको डिस्प्ले किया, फिर उसी वेरिएबल में नेम नाम का एक ही वेरिएबल उसने बनाया, 3 नहीं बनाए, उसी के अंदर रीड कर रहा है, दूसरी दफ़ा उसको डिस्प्ले कर रहा है, तीसरी दफ़ा उसको डिस्प्ले कर रहा है, तो तीनों नेम करेक्टली डिस्प्ले हो जाएंगे। यहाँ पे उसने गेट लाइन नहीं यूज़ किया क्योंकि नेम्स जो उसने सेव किए थे उनमें स्पेसिस नहीं थी, तो इसलिए एक्सट्रैक्शन ऑपरेटर भी ठीक काम करेगा। देखिए अगर आपने स्पेसिस के साथ नेम एंटर किए हैं और सेव किए हैं तो आपको यहाँ पे और यहाँ पे लाइन नंबर 15, 18 और 21 में आपको गेट लाइन का फंक्शन बिल्कुल इसी तरह यूज़ करना पड़ेगा जिस तरह हमने यहाँ पे यूज़ किया। सो आई थिंक दैट शुड बी इनफ फॉर टुडे। सेक्शन 5.11 जो फाइलिंग वाला है उसका भी कुछ पोर्शन रहता है, ये हम अगले लेक्चर में इसकी बात कर लेंगे। सो चैप्टर 5 इज़ नाउ कंप्लीट एक्सेप्ट फॉर अ स्मॉल पोर्शन ऑफ सेक्शन 5.11। 5.11 का जो एंड वाला कुछ पार्ट है वो अभी डिस्कस हमने नहीं किया, वो इंशाल्लाह अगले लेक्चर में डिस्कस कर लिया जाएगा।